हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास लेके आए हैं, जो कि यह ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि यह एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि इसमें हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, यह तीसरा वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं यह प्राचीन भारतीय इतिहास। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसमें जो है ना 100 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और 101 से शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि ग्राम थी। अगला क्वेश्चन होगा, किसके समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि अशोक के समय हुआ था। 4 से बढ़कर 5 हो गया था अशोक के समय। अगला क्वेश्चन होगा, मौर्यकालीन 5वां प्रांत कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यह कलिंग था। 5वां प्रांत कलिंग था। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन होगा अगला, मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गोप। गोप जो था दोस्तों मौर्य प्रशासन का सबसे छोटा अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार जो है अध्याय में कितने अध्यक्षों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जो है 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने चतुरंग बल को मौर्य सैन्य व्यवस्था का प्रमुख बताया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जो कि चाणक्य ने बताया था, जो कि चतुरंग बल जो है ना मौर्य सैन्य व्यवस्था का प्रमुख बताया था। इसका आंसर चाणक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि यह जो है एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रोशन सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की सेना किसने डाकुओं का गिरोह संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जस्टिस ने यह संज्ञा दी थी, जो कि डाकुओं का गिरोह के बारे में जस्टिस द्वारा संज्ञा दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, कटिल ने मौर्य सैन्य व्यवस्था को किस श्रेणी में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है उपयुक्त सभी में, जो कि पुश्तैनी सेना में और भाटक सेना में और यह नगर पालिका सेना में यह जो है कटिल ने विभाजित किया था, जो कि मौर्य सैन्य व्यवस्था में यह विभाजित किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, अर्थशास्त्र में किस तरह या प्रकार के न्यायालय की चर्चा की गई है? किस में? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। ए में है धर्म अस्थायी और बी में है कंठ शोधन और धर्म अस्थायी जो है ये जो है ना अर्थशास्त्र में, तो कि न्याय या न्यायालय की चर्चा किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, एक और बी। अगला है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए और सभी को देखते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों पहला कथन देखते हैं, धर्म अस्थायी न्यायालय द्वारा दीवानी तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था, जो कि सही है। यह दीवानी और विवाह संबंधी निपटारा होता था, जो कि विवाह का निपटारा होता था धर्म अस्थायी न्यायालय द्वारा। और दूसरा है, कंठ शोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी हत्या और मारपीट जैसे समस्याओं को निपटारा होता था, जो कि दोनों सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। और अगला क्वेश्चन होगा, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, यह अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, जो कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था जो प्राप्त होता है ना मौर्यकालीन में गुप्तचर व्यवस्था, यह अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है, यह महामात्य पर सर्प कहा जाता था, महामात्य सर्प कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न कथनों पर विचार करें और सभी कथन को देखते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला कथन है, मौर्य काल में गुप्तचर को सर्वमाहात्म्य कहा गया है, जो कि गलत है। और दूसरा कथन है, गुप्तचर विभाग को प्रधान अधिकारी जो गु पुरुष कहता था, जो कि ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। न तो एक न तो दो ही सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो इस प्रकार पहला कथन देखते हैं, संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे, जो कि सही है। यह संस्था जो होता था ना, संगठित होकर कार्य करते थे। और दूसरा है संचार, जो कि जो घूम घूम कर सूचनाएं इकट्ठा करते थे, ये भी सही है। जो कि घूम घूम कर सूचना इकट्ठा किया जाता था, उसे संचार कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में रक्षिण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि यह पुलिस के लिए जो है प्रयुक्त किया गया है। अर्थशास्त्र में रक्षिण जो था यह पुलिस था, जो पुलिस के लिए यह शब्द आया है। अगला है, मौर्य काल में शासन के प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को क्या कहता था? जो कि मौर्य काल में क्या, तो यहाँ पर शासन के प्रत्येक विभाग को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह अमात्य के नाम से जाना जाता था। अगला है, कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन नामक नगर की स्थापना किसने किया था? कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अशोक द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कलहन के राज तरंगिणी में अशोक को किस देवता का उपासना बताया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, शिव का उपासना बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पर आते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 शिलालेख। अगला क्वेश्चन होगा, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को कितने जातियों या वर्गों में विभाजित किया गया था? जो कि भारतीय समाज को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह 7 वर्गों में विभाजित किया गया था भारतीय समाज को। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय जनता को 7 वर्गों में विभाजित किया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मेगास्थनीज की सूची में नहीं है? वो कौन सा वर्ग है? इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि दास जो है ना, इसके सूची में नहीं है मेगास्थनीज के। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आप लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, और बिना वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन होगा, मेगास्थनीज द्वारा विभाजित 7 वर्गों में किसकी संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह किसान की जो संख्या सबसे ज़्यादा मात्रा में था, जो कि मेगास्थनीज द्वारा विभाजित 7 वर्ग था ना, उसमें किसान की संख्या सबसे अधिक मात्रा में था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, 4 प्रकार का उल्लेख किया गया है त्रिपिटक में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में 4 प्रकार का उल्लेख किया गया, किसका? तो दासों का उल्लेख किया गया है। अगला है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इसका आंसर जो हो जाएगा डी, 9 जो है 9 प्रकार के उल्लेख है, किस में? तो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के। अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य काल में दासों का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में किया जाता था मौर्य काल में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि कार्य में लगाया जाता था दोस्तों, दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन सी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सती प्रथा का जो है प्रचलन नहीं था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में कुप्रथा का जो प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार भारत में दासों प्रथा का प्रचलन नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, मेगास्थनीज और स्टोवो, मतलब किसके अनुसार? तो मेगास्थनीज और स्टोवो के अनुसार जो है ना, भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं था, इसके अनुसार मेगास्थनीज और स्टोवो के अनुसार यह क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, मौर्यकालीन सामाजिक जीवन को जानने का प्रमुख स्रोत बता देना है। जो कि मौर्यकालीन सामाजिक जीवन को जानने के लिए वो कौन कौन से स्रोत है? इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि आगे देखते हैं डी। तो दोस्तों डी में जो था ना, डी में है ए और बी दोनों है, पहला और दूसरा दोनों है ए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार और मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार जो है ना, मौर्यकालीन सामाजिक को जानने के लिए प्रमुख स्रोत है, ए और बी दोनों सही है।
अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद तलाक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र में इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि मोक्ष का प्रयोग किया गया है, मोक्ष। अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुना है। इसका आंसर जो है दोस्तों इसमें जो है पहला देखते हैं मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को छंदवासिनी कहा जाता था, जो कि सही है, छंदवासिनी कहा जाता था। और दूसरा कथन गलत है दोस्तों, इसको नहीं देख कर तीसरा कथन देखते हैं, जो कि तीसरा कथन सही है। कौटिल्य ने संभ्रात घाटों की स्त्रियों को अनिष्ट काशिनी कहा, यह सही है। तो 1 और 3 कथन सही होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में वेश्यावृत्ति को द्वारा जीवन यापन करने वाली महिलाओं को क्या कहता था, जो कि यह वेश्यावृत्ति के द्वारा जीवन यापन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। रूपा जीवा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो निम्न में कथनों पर विचार करना है, तो सभी कथनों को दोस्तों बारी बारी से विचार कर लेते हैं। तो इस प्रकार आते हैं और विचार कर लेते हैं। तो इसमें पहला है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, जो कि सही है। राजकीय संरक्षण दिया था किसने, तो अशोक ने। और दूसरा है मौर्यकालीन समाज में नाग पूजा तथा मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जो कि सही है। मौर्य काल में नाग पूजा और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। और उसके बाद आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो उसके बाद मौर्य काल में वैदिक धर्म का प्रचलन नहीं था, जो कि गलत है। और चौथा कथन है बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। भाई बहुत अच्छा है, 84,000 स्तूप का निर्माण किया था किसने, जो कि अशोक ने। किसके अनुसार, तो बौद्ध धर्म के अनुसार। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तीसरा कथन गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन सही होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो मौर्य काल में देवताओं की मूर्ति बनाना तथा उसे बेचना जो उत्तम व्यवस्था था, सही है। इस व्यवस्था को करने वाले को क्या कहता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो ऑप्शन 1 हो जाएगा, देवताकारू के नाम से जाना जाता था, जो कि देवताओं की मूर्ति बनाना तथा उसे बेचना व्यवसाय था। इस व्यवसाय को देवताकारू के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है मेगाथनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की, जिसकी पहचान क्रमशः किसने की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह शिव और विष्णु में किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन व्यवस्था के स्तंभ है, जो कि मौर्यकालीन व्यवस्था के स्तंभ बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह उपयुक्त में से सभी है। कृषि है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का स्तंभ, और पशुपालन उद्योग है, और वाणिज्य व्यापार है। ये सभी जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। अगला है अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि, पशुपालन और व्यापार किसके अनुसार, तो अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि, पशुपालन और व्यापार सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार बताना है। इसका आंसर जो कि ये हो जाएगा, वार्ता के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है राजकीय भूमि को व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहता था। इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, यह सीता अध्यक्ष के नाम से जाना था, जो कि राजकीय भूमि को सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा किसका मिलान सही है, और सही मिलान को चुन लेना है। इसका आंसर जो दोस्तों यह 1 और 4 सही है। तो इसमें 1 और 4 सही है, तो देख लेते हैं और 1 और 4 को। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है जोती हुई भूमि, मतलब जोती हुई भूमि को कृष्ट कहा जाता था, सही है। और 4 नंबर कथन है बिना बारिश के भी अच्छी खेती भूमि को अर्देव मात्रिक भूमि कहते थे, जो कि सही है। 1 और 4 सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। मौर्य काल में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग होता था, किस काल में, तो मौर्य काल में। इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी 1/6 होता था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में कौन से 2 प्रकार के भूमि कर लिया जाता था। 2 प्रकार के किस काल में, तो मौर्य काल में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि 1 और 3। यह सेतु कर लिया जाता था मौर्य काल में, और वन और सेतु कर किस काल में, तो मौर्य काल में लिया जाता था। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और गलत कथन को चुन लेना है। इसका आंसर सी हो जाए, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। सरकारी भूमि पर
लिया जाने वाला कर जो सीता था, जो सही है। और उसके बाद आयात कर प्रवेश्य भी सही है। डी में है राज्य की ओर से सिंचाई का कर सेतुबंध कहलाता था, जो कि राज्य की ओर से सिंचाई का कर सेतुबंध के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, गलत ही चुनना था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो चाणक्य के अनुसार बता देना है। तो इस प्रकार जो है ना, थोड़ा देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो दोस्तों पहला कथन है क्षेत्रक। क्षेत्रक जो है भूस्वामी को कहा जाता था, सही है, क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। और दूसरा कथन है उपवास, जो कि काश्तकार को कहा जाता था। उपवास जो है ना काश्तकार को कहा जाता था, क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। दोनों सही कथन सही है। इस प्रकार यहाँ पर कथन लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है सी, दोनों कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा किसका मिलान सही नहीं है, मतलब गलत है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जो कि मिलान गलत है। सही को देख लेते हैं। श्रेणी जो कि शिल्पियों का संगठन, जो कि सही है। और सी में संघ, तो देनदारों या महाजनों का संगठन, जो कि सही है। और सार्थवाह जो कि करवा व्यापारियों का संगठन, जो कि ये भी सही है। गलत के चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही ही कथन को चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो सभी को देख लेते हैं। उद्योग धंधों के संस्थान को श्रेणी कहा जाता था, कि सही है। जो उद्योग और धंधों था ना, उसको संस्थान को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद दूसरा कथन है श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठ कहा जाता था, जो कि सही है। जो श्रेणी के न्यायालय के जो प्रधान होता था ना, उसको महाश्रेष्ठ के नाम दिया जाता था। और तीसरा कथन है मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूती कातना एवं बुनना था। मतलब मौर्य काल के प्रधान उद्योग में सूती जो है ना, सूती कतना और बुनना था, यह भी सही था। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी कथन दोस्तों सही है। और आते हैं क्वेश्चन अगला। तो अगला है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है, और सही मिलान को ही देखना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि सभी सही है। पहला है कांसापन और पौंड, जो कि यह चांदी का था। जो कांसापन और पौंड था वह चांदी का था। और स्वर्ण एवं निष्ठ जो था यह सोना का था। स्वर्ण और निष्ठ सोना। उसके बाद मासक और ककनी जो था तांबा का था। मासक और ककनी जो था यह तांबा का था। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी जो है कथन सही है। अगला क्वेश्चन होगा मौर्य काल की राजकीय मुद्रा बताना है। क्या है मौर्य काल के राजकीय मुद्रा? इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। यह जो है पौंड था। पौंड जो था ना दोस्तों, मौर्य काल के राजकीय मुद्रा था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में मुद्राओं को परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्योंकि मुद्राओं को परीक्षण करता था कौन? तो मौर्य काल में उस अधिकारी को नाम बताना है। इसका आंसर सी रूप दर्शक के नाम से जाना जाता था। अगला है मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य किस मार्ग से होता था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि यह ए और बी दोनों सही है। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। स्थल मार्ग और जल मार्ग से होता था, जो कि मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य जो है जो होता था ना, स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। किस काल में? तो मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का व्यापार किन किन देशों के साथ होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह जो है ना 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। तो जो यहाँ पर लिखा है भारत का व्यापार किन किन देशों से होता था, तो भारत का व्यापार रोम से होता था, सीरिया से होता था, फारस से होता था, मिस्र से होता था और श्रीलंका से होता था। सभी जो है कथन सही है। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्यापारिक पतन कौन सा था? मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्यापारिक पतन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ए और बी दोनों था। जो कि पहला ए में है भृगु कक्ष अर्थात भरोच, इसी के नाम से जाना जाता था। और बी में है ताम्रलिपित, जो कि यह जो है सब मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्यापारिक पतन था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर अगला वीडियो में फिर इसके आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेके।